Good morning, students. Welcome to all of you in New Rajasthan Public School online classes. Dear students, हम क्लास 10th का चैप्टर 2 देख रहे हैं हिस्ट्री का। उसकी 5 क्लासों के अंदर हमने मुगल एम्पायर को स्टार्ट होते हुए देखा। मुगल एम्पायर के पहले दूसरे राजा को देखा, सूर एम्पायर की स्टडी की, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट राजा अकबर को हमने पढ़ना स्टार्ट किया। अकबर के हमने कहा कि अकबर की स्टडी हमको 3 सेक्शंस में करनी है। सबसे पहले उसका इनिशियल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में उसने कहाँ कहाँ विक्ट्री हासिल की, कौन से वार के अंदर उसको मौके खानी पड़ी, और इसके बाद में फिर तीसरा सेक्शन उसकी पर्सनैलिटी को शो करता है, और उसी तीसरे सेक्शन पे हम इस वक्त चल रहे हैं। उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एक जैन मुनि थे। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट देने का काम किया है अकबर ने, जो उसकी खास बात है। अकबर ने देखिए, अकबर की खास बात क्या है। अकबर ने ये सोचा कि किस तरीके से मैं सबको साथ जोड़ के चल सकता हूं, और इसीलिए वो एक सर्वमान्य यूनिवर्सल किंग बन के उभरा, जिसको सभी लोगों ने एक्सेप्ट किया, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। और राजा की खासियत होनी चाहिए कि वो अगर सबके लिए करेगा तो फिर सब उसके होंगे। लेकिन औरंगजेब ने इसका जस्ट उल्टा किया। मैं आपको इसकी खास बात बताता हूं। जैन मुनि जो उसके दरबार में आए, तो उनको इसने प्रोटेक्शन दिया, उनको शरण दी। उनका नाम था जैन मुनि हर विजय सूरी। उनको इसने शरण दी, और ना सिर्फ इसने प्रोटेक्शन दिया, बल्कि उनको सम्मानित किया, जगत गुरु की उपाधि दी उनको। तो उससे एक तरीके से दूसरे रिलीजन का इसने रेस्पेक्ट किया। इसके अलावा अकबर ने एक अपना कैलेंडर शुरू किया, और कैलेंडर तो सभी लोगों ने शुरू किया। मैंने आपको पहले पढ़ाया था शक, तो शक लोगों ने अपना कैलेंडर शुरू किया, तो वो शक संवत कहलाया। फिर विक्रम संवत भी आप इस तरीके से देखते हैं, कुषाण संवत। ऐसे ही इसने एक नया कैलेंडर शुरू किया। इतना बड़ा किंग था तो करने के लायक तो था, और इसीलिए इसका कैलेंडर कहलाया इलाही एरा। इलाही जो युग है वो कहलाया। फिर अकबर ने राजपूतों के साथ में पॉलिसी पॉलिसी अपनाई। ये देखिएगा आप, राजपूतों के साथ में इसने पॉलिसी अपनाई है मैरिज वाली, जो आपको जोधा अकबर मूवी के अंदर भी देखने को मिला कि जोधा से इसने क्या की, शादी। क्यों? ताकि ये राजपूतों को अपने साथ में मिला सके। तो इसने अकबरों की सॉवरेंटी को फैलाने के लिए अकबर एस्टेब्लिश a marriage policy with Rajput to expand empire। अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए राजपूतों के साथ में अकबर ने विवाह की नीति अपनाई, और इसीलिए इसने कछवाहा के रूलर भारमल जो थे, उनको उनके साथ में एक इसने दोस्ती की, अलायंस किया। ही अपॉइंटेड भगवान दास एंड राजा मान सिंह टू हिज हाई पोस्ट इन हिज कोर्ट। जोधा के रिलेशन में जो थे राजपूत, इनको भी इसने अपने दरबार के अंदर अच्छी पोस्ट पे रखा। रॉयल डायनेस्टीज ऑफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा एंड प्रतापगढ़ एक्सेप्टेड द सॉवरेंटी ऑफ द मुगल्स। और इसी तरीके से इन सब ने भी इसकी गुलामी स्वीकार की, बट दे रिमेंड इंडिपेंडेंट। हालांकि गुलाम भी रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम थोड़े अलग तरीके से स्वतंत्रता से भी रहेंगे। इन 1564 एडी अकबर एबोलिश्ड जजिया टैक्स कंप्लीटली। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिएगा, इन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इन 1564 एडी अकबर एबोलिश्ड द जजिया टैक्स कंप्लीटली। देखिए बच्चों, ये क्या है। सबसे पहला आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जजिया टैक्स क्या है। तो हम क्लियर कर दें कि उस वक्त क्या था कि जो भी लोग तीर्थ यात्रा पर जाते, तीर्थ यात्रा से मतलब पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज
जो होती है तीर्थ यात्रा, अब वो चाहे हिंदू जाए केदारनाथ, बद्रीनाथ, अपने जितने भी होली सेंटर से वहां पर घूमने जाए, या फिर कोई और रिलीजन का बंदा जाए, कोई सिख, कोई इसके अलावा आपका क्रिश्चियन भी उस टाइम आ चुके थे, तो क्रिश्चियन किसी अपनी पवित्र जगह पर जाएं, या फिर मुस्लिम तो जाएगा ही जाएगा उस टाइम पे, तो उनके ऊपर पहले क्या लगा करता था, टैक्स लगा करता, कि वो जहां पर जाते तो जो भी चीजें यूज करेंगे, किराया भाड़ा, उन सारी चीजों के ऊपर टैक्स लगेगा, और उस टैक्स का नाम था जजिया टैक्स। इससे प्रॉब्लम क्या होती, लोगों के ऊपर एक तरीके से बोझ पड़ता, काम वो अच्छा करने जा रहे हैं और उनको टैक्स भरना पड़ रहा है। अकबर ने क्या किया, सभी धर्मों के लिए, चाहे किसी भी धर्म का है, सभी धर्मों के लिए जजिया टैक्स को कंप्लीटली खत्म कर दिया, ताकि लोग आराम से यात्रा पर जा सकें, पिलग्रिमेज पर जा सकें और अपने अल्लाह को, अपने गॉड को याद कर सकें। लेकिन इधर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी धर्मों को जोड़ने के लिए ये तो ऐसे काम कर रहा है, एक तरफ कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, जैन मुनियों को सम्मान भी दे रहा है, सभी धर्मों की बातें भी सुन रहा है, राजपूतों के साथ एक अच्छी पॉलिसी भी बना रहा है, और जजिया टैक्स भी खत्म कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जितने भी अच्छे अच्छे काम अकबर जोड़ने के लिए कर रहा है, अब पता नहीं औरंगजेब ने तोड़ने के लिए किया कि क्यों किया, मगर जितने भी अच्छे काम अकबर जोड़ने के लिए कर रहा है, इसके सारे उल्टे काम औरंगजेब करेगा। तो औरंगजेब, मुझे आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो ज्यादा डीप में जाके पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि ही वाज एन डेस्पोटिक रूलर, कि वो एक डेस्पोटिक राजा था, बिगड़ेल राजा था। अब कैसे था, कैसे बिगाड़ खाता किया, वो सारा आप इससे समझ लो कि अकबर जितने भी अच्छे काम कर रहा है उसके उल्टे काम करेगा। जजिया टैक्स जो कि अकबर खत्म कर चुका है, औरंगजेब इसको फिर से लेके आएगा, तो लोग तो नाराज होंगे, सभी धर्मों के लोगों को जो साथ जोड़ के चल रहा है। मैं बच्चों एक तरीके से आपको एक कंपैरेटिव स्टडी भी करवा रहा हूं इधर, और वहां पर मैं एक अंदर का क्वेश्चन आपको ये दे सकता हूं कि डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉलिसीज ऑफ अकबर एंड औरंगजेब, अकबर और औरंगजेब की पॉलिसीज के बीच में अंतर करके बताइए। जैसे कि अकबर सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने की बात कर रहा है, तो वहां पर औरंगजेब सिखों के साथ में, और तो और मुसलमानों के अंदर भी दो सेक्ट होते हैं, एक तो होता है शिया एंड एक होता है सुन्नी। तो औरंगजेब जिस सेक्ट का है ना, सिर्फ उसके लिए कर रहा है, दूसरे वाले के साथ में वही डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव स्टार्ट, यानी खुद अपने मुसलमान भाइयों तक को नहीं बख्शा उसने, और इसी वजह से उसको विरोध का सामना करना पड़ा, और पूरा साम्राज्य कई टुकड़ों के अंदर बिखर गया, और अंग्रेजों ने इसी चीज का फायदा उठाया। तो ये हमने आपको एक तरीके से बच्चों यहाँ पर अकबर का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। नेक्स्ट अकबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखिएगा, फतेहपुर सीकरी नाम की एक नई सिटी इसने डेवलप की है। जब ये जीतता जा रहा था तो इसने विक्ट्री का जश्न मनाया, और जश्न के रूप में इसने फतेहपुर सीकरी बनाई, और फतेहपुर सीकरी को इसने न सिर्फ बनाया बल्कि उसको इसने एक शाही राजधानी के रूप में भी स्थापित रखा, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फतेहपुर सीकरी remained as royal capital in Akbar's time। अकबर के टाइम पर फतेहपुर सीकरी शाही राजधानी बनी रही, और कब से कब तक बनी रही, 1569 से लेके आपके ये रही है 1584 एडी तक। नेक्स्ट आज का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुलंद दरवाजा। इसके अलावा बुलंद दरवाजा भी बनाया है इसी सिटी के अंदर, बुलंद दरवाजा जो कि देखने लायक जगह। लास्ट इसका पॉइंट, बुलंद दरवाजा built on the southern gate of the mosque was built to commemorate Akbar's victory over Gujarat। फतेहपुर सीकरी बनवाई, मैंने आपसे कहा था कॉमेमोरेशन यानी कि जश्न, गुजरात के ऊपर जब इसने विजय हासिल कर ली, विक्ट्री हासिल कर ली, तो फिर इसने उसका जश्न मनाया। जश्न के रूप में इसने फतेहपुर सीकरी नाम की नई सिटी स्टैब्लिश की, उसको कैपिटल बना के रखा, और उसी जश्न के अंदर फतेहपुर सीकरी की जो मस्जिद थी उसके दक्षिणी दरवाजे पर इसने एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बिग गेट बनवाया, उसी को कहा जाता है बुलंद दरवाजा। तो नेक्स्ट आपका इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, बुलंद दरवाजा
was built by अकबर। बाकी अब आप इसमें देख लीजिएगा कि मॉस्को के साउदर्न गेट पर बनवाया और फतेहपुर सीकरी के अंदर बनाया। तो ये हमने 3 फेजेस के अंदर अकबर को अच्छे से पढ़ा और इसके ऊपर मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देता हूं। छोटे क्वेश्चन तो मैं कभी भी क्लास के अंदर खड़ा करके पूछ सकता हूं कि चलो बताइए अकबर ने क्या नाम से बुलंद दरवाजा किसने बनवाया, फतेहपुर सीकरी किसने स्टैब्लिश की, 3 पनाही नाम का रिलीजन किसने बनाया, जजिया टैक्स किसने खत्म किया, अकबर का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मदर का क्या नाम था, और अकबर की पहली विक्ट्री कौन सी थी, महाराणा प्रताप से कैसे वो हारे। ये सारे छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम पूछ ही सकते हैं, लेकिन इसका एक तो बड़ा क्वेश्चन और इसके अलावा उसके अंदर 3 छोटे क्वेश्चन मैं आपको इसमें दे रहा हूं जो कि अकबर से रिलेटेड है। और ये एक अकबर की कंप्लीट स्टडी को आपको बताएंगे कि ये आपने क्वेश्चंस अगर कर लिए तो उसके बाद में अकबर और छोटे क्वेश्चन मैं क्लास में आपसे पूछता ही रहूंगा। तो फिर अगर अकबर के ऊपर आपके कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, एकदम सही आप उसको करके आओगे। तो देखिए इसके ऊपर मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूं और ये आपको जरूर करने चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका। तो अकबर के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बड़ा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अकबर। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका ये मानकर चलिए कम से कम 1.5 या 2 पेज भरेगा, 1.5 एंड 2, इस तरीके से आपका पेज भरेगा अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। अब अगर इसके मैं टुकड़े कर दूं तो मैं ये पूछ सकता हूं, describe the initial life phase of अकबर। तो इसमें आप वो पहला सेक्शन लिखिएगा जो उसका शुरुआती सेक्शन है, कैसे उसके गार्जियन बने बैरम खान, उन्होंने उसको 13 साल की उम्र में राजा बनाया, कहां पर इसका जन्म हुआ, शुरुआत की 2-3 विक्ट्री, ये सारा आप इसके अंदर लिख देना। दूसरा अगर मैं इसके क्वेश्चन पूछूं तो एक्सप्लेन द wars and victory campaigns of अकबर। इसमें आपको दूसरा सेक्शन शो करना है जो मैंने आपको बताया कि अकबर कौन कौन सी जगह पर जीता और फिर कौन सी जगह उसको महाराणा प्रताप से हारना पड़ा, ये सारी चीजें आपको इस दूसरे सेक्शन में बतानी है और ये कम से कम आपका 1 पेज लेके जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आपको चौथा क्वेश्चन बनता है, और कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि सर मैं तो पहले क्वेश्चन में सब कुछ लिख दूंगा और मुझे ये सारे करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए एक ही चीज का जब आप बार बार से प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपकी स्ट्रांग होती है। आप इसको लॉन्ग फॉर्म में भी लिखकर देखिए और फिर आपको इसको अलग अलग फॉर्म के अंदर भी लिख के देखना है। एक ही क्वेश्चन की जब 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फेमस वर्क्स religious policy and personality of the अकबर। और ये भी कम से कम आपका आधा 1 पेज लेके जाएगा। इसमें आपको ये बताना है कि अकबर जो है
इसके फेमस काम क्या क्या, जैसे मैंने बताया फतेहपुर सीकरी बनवाई, दीने इलाई बनवाया, बुलंद दरवाजा बनवाया, तो ये सारी सारी चीजें इसके फेमस वर्क्स में आ जाएगी। रिलीजियस पॉलिसी, सभी धर्मों को मिला के चलना, जैन मुनि को सम्मान देना, इसके अलावा ईसाई मिशनरी के लोगों को बुलाना, दीने पनाही के अंदर सभी चीजों पे डिस्कस करना, तो ये सारे रिलीजियस पॉलिसी में आ जाएंगे। और पर्सनैलिटी, पर्सनली एक अच्छा इंसान था, काइंड हार्ट था, लोगों को साथ लेके चलने की बात करता था, जजिया टैक्स भी खत्म किया, लोगों की भावनाओं की कदर करता था, इमोशंस की, तो ये सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर लिख देंगे। तो ये हमने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अकबर अच्छे से क्लियर करवा दिया है। अब इसके नेक्स्ट थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट राजा देख लेते हैं। जहांगीर, तो उसके बाद में शाहजहां, और फिर उसके बाद में औरंगजेब, और फिर मुगल एम्पायर आपका एकदम फिनिश। फिर हमको आपको हिंदी राजा पढ़ाने हैं। देखिएगा, अब हम आपको नेक्स्ट किंग पढ़ाने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जहांगीर। तो ये अकबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और जहांगीर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आपको बता चुका हूं। ये सिर्फ अपनी कुछ विशेषताओं की वजह से प्रसिद्ध हैं, जैसे जहांगीर पेंटिंग के लिए, शाहजहां आर्किटेक्चर के लिए, और औरंगजेब बुरे कामों के लिए। देखिएगा, देखिए तीनों टॉपिक में एक साथ ही आपको बता दूं, और एक तरीके से आपके बचे हुए तीनों राजा इधर मैं क्लियर कर देता हूं। बच्चों, सबसे पहले आपको थर्ड के बाद में फोर्थ नंबर पे देखने को मिलेगा जहांगीर। कब से कब तक? 1605 से 1627 एडी तक। देखिए 1850, हाँ देखिएगा, ये पहला जहांगीर हम आपको पढ़ाएंगे। जहांगीर के बाद में दूसरे नंबर पे आप देखेंगे शाहजहां हम आपको पढ़ाएंगे फिर। सिक्सटीन ट्वेंटी सेवन से लेके ये आपका चलेगा 1658 एडी तक। और थर्ड नंबर पे हम आपको पढ़ाएंगे औरंगजेब। 1658 से आपका चलेगा ये 1707 तक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नाम से सर, आप तो कह रहे हैं कि औरंगजेब आखिरी राजा है, तो फिर 1858 तक चल रहा है राज तो, और उसका तो 1707 तक ही। एक्चुअली औरंगजेब को जो करना था ना, वो राज्य को कमजोर करने के लिए कर गया। अगर औरंगजेब भी इन बादशाहों की तरह टिका रहता और स्ट्रांगली बना रहता, तो कभी अंग्रेज यहाँ इंडिया में आने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन अंग्रेज आए क्यों? क्योंकि औरंगजेब अपनी पॉलिसी से लोगों को दूर दूर कर देता है, यूनिटी को ब्रेक कर देता है, और फिर इस भारत का हर कोई राजा फिर राजा ही बनना चाहता है। वो कहता है कि औरंगजेब को हटाओ और हमको राजा बनाओ। यानी एक तरीके से जो एक बादशाह बैठा करता था, उसकी जगह अब सब आना चाहते हैं, यूनिटी टूट चुकी है, और अंग्रेजों ने इसी का तो फायदा उठाया है। फूट डालो, राज करो, डिवाइड एंड रूल।
और इसी वजह से 1707 में इसको जो काम करना है ये कर चुका है। उसके बाद छुटपुट छोटे अंग्रेज भी आ चुके हैं और फिर कई जगह अंग्रेज राज कर रहे हैं, कुछ जगह मुस्लिम किंगडम राज कर रही है। और उसके बाद में आखिरी राजा होते हैं बहादुर शाह जफर, लेकिन वो कमजोर होते हैं और इस तरीके से मुसलमान एम्पायर खत्म हो जाता है फिर थोड़े दिनों के अंदर अंदर चलता है। हालांकि उसके बाद भी 1707 के बाद भी 1858 तक छोटे राजा इसको रन करते हैं, कुछ हिंदू राजा भी रन करते हैं, लेकिन मुगल एम्पायर को कमजोर करने का काम इसने यहाँ पे कर दिया है। इसलिए इसको हम आखिरी एक स्ट्रॉन्ग किंग बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा मुस्लिम का कोई आखिरी राजा है, बाकी और लोग आए हैं, बट मुस्लिम एम्पायर को कमजोर करने का काम ये आखिरी राजा कर चुका है। देखिएगा एक एक करके। सबसे पहले आपको हम बताते हैं जहांगीर। देखिएगा आफ्टर द, इसमें मैं स्टोरीज बताऊंगा और स्टोरीज के बाद में फिर कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे लगेगी तो मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता दूंगा। आफ्टर द नेम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, इसका शुरू में नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती। आपको पता हो तो कई बार आप सीरियल प्रोग्राम देखते हो तो उसके अंदर आपको पता चलता है कि अकबर के लड़के का नाम क्या है? सलीम। और वो सलीम को बार बार आवाज लगा के पुकारता भी है, आप कई सीरियल्स के अंदर देखते होंगे। तो आफ्टर द नेम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, शुरू में इसका नाम था शेख सलीम चिश्ती, ही वाज नेम्ड सलीम, आगे चल के इसको नाम मिला सलीम। ओइंग टू हिज मिलिट्री सर्विसेज ही हैड ऑब्टेन्ड 12,000 मनसब्स, और मिलिट्री के अंदर जो इसने सर्विसेज दी उसके अकॉर्डिंग इसको 12,000 मनसब्स मिली। तो इसके अंदर पहला पॉइंट ये निकल के आता है, हिज इनिशियल नेम वाज सलीम, शेख सलीम चिश्ती। और इसको इसके मिलिट्री की सर्विसेज की वजह से मनसब मिली 12,000। मनसब क्या होती है? फौज के अंदर जैसे पोस्ट होती है ना, ऐसे ही उस वक्त मनसब हुआ करती थी। सलीम रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर इन 1599 एडी, और ये इंपॉर्टेंट बात है, अपने ही बाप के खिलाफ। ये बेटे बड़े नाले के सबके सभी, जहांगीर कोई कम नहीं है। उसके बाद में औरंगजेब, औरंगजेब अपने ही बाप को, अपने ही फादर को काफी दिन तक वो इंपॉर्टेंट जगह जो कि शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाई, ताजमहल, उसी के अंदर कैद करके रख देगा औरंगजेब। तो इसने भी अपने पिता के साथ गलत किया है, और इसने भी तो देखिए गलती किया एक तरीके से, अपने ही पिता अकबर के साथ इसने रिवोल्ट कर दिया, बगावत कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सलीम राज सिंहासन हासिल करने के लिए इसने रिवोल्ट कर दिया। सलीम रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर, जो कि इसके फादर थे। सलीम रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर इन 1599 एडी, अपने ही पिता के अगेंस्ट इसने बगावत की। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उसमें क्या होता है, अकबर ने अपना एक अबुल फजल को भेजा 1602 के अंदर, बट जहांगीर गॉट हिम एसिसिनेटेड, बल्कि जहांगीर ने उसको मार दिया अबुल फजल को। इन 1605 जहांगीर गेंड द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह, और उसको मारने के बाद में जहांगीर ने अपने आप को उपाधि दी, अपने आप को टाइटल दिया नूरुद्दीन मोहम्मद बादशाह जहांगीर। और उसके बाद में इसने मुगल थ्रोन पे कब्जा कर लिया एक तरीके से। आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिली कि इसका शुरुआती नाम था सलीम, उसके बाद में इसने अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दी। उस बगावत को दबाने के लिए, क्रश करने के लिए अकबर ने अबुल फजल को भेजा, मगर इसने अबुल फजल की हत्या कर दी। और फिर उसके बाद में जब अकबर बूढ़ा होने लगा, उस टाइम पीरियड के दौरान इसने एक तरीके से राज सिंहासन पे कब्जा कर लिया। और कौन से ईयर के अंदर? देखिए आपका 1605 के अंदर ये रॉयल थ्रोन को हासिल कर लेता है। और फिर इंपॉर्टेंट चीज, इसको जहांगीर को पिकॉक थ्रोन, जो रॉयल थ्रोन मिलता है ना, उस पे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहांगीर मेड या बिल्ट
पिकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन। देखिए ये पॉइंट मैंने आपको क्यों बताया बच्चों, आपको पता है इस मयूर सिंहासन को बोला जाता है तख्ते ताबूस उर्दू के अंदर, और ये हमने इसलिए बताया क्योंकि आप जो एक हीरे के बारे में सुनते हैं, एक डायमंड के बारे में सुनते हैं ना, कोहिनूर का हीरा, और वो जो कि इंडिया के पास में था। देखिए कोहिनूर के हीरे की कहानी बहुत पुरानी है। द स्टोरी ऑफ कोहिनूर डायमंड इज वेरी एंशियंट। इसको पहले कौन लूट के लेके गया, फिर उससे उसने लूटा, इस तरीके से पूरी स्टोरी चली, और लास्ट में ये मुगल्स के पास में आ गया। और जहांगीर ने उस कोहिनूर के हीरे को, इसने एक सिंहासन बनवाया मयूर की आकृति का, मोर की डिजाइन का, और उसके ऊपर इसने उस हीरे को जड़वाया कोहिनूर को। अब आगे कहानी ये होती है कि जब मुगल्स की सत्ता उनके हाथों से चली जाती है और अंग्रेजों के पास आ जाती है, तो फिर कोहिनूर का हीरा किसके पास पहुंच जाएगा, अंग्रेजों के पास। और अंग्रेज उस हीरे को कहां ले गए, ब्रिटेन, और आज तक वो हीरा वापस नहीं दिया उन लोगों ने। अभी कुछ दिनों पहले जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो फिर जब अपनी विजिट पे गए इंग्लैंड, तो वहां पर उन्होंने उस हीरे को वापस करने की मांग भी रखी कि ये हीरा हमारा ही है, आपकी गवर्नमेंट इसको चोरी छिपे लेके गई थी, इसको हमें वापस किया जाए। बट इंग्लैंड ने उसे वापस देने से मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है आजकल छोटे मोटे हीरे ही करोड़ों के बिकते हैं, तो फिर वो तो कोहिनूर का हीरा था, उसको कैसे दे देगा, वो एक रॉयल प्रॉपर्टी हो चुकी है उनकी। लेकिन इस तरीके से ये पूरी मैंने आपको कोहिनूर के हीरे की पूरी स्टोरी बताई। नेक्स्ट इसकी और इंपॉर्टेंट बातें हम देखते हैं जहांगीर की। ही गॉट द सिख गुरु अर्जुन देव सेंटेंस टू डेथ। अब यहां से इन्होंने पाप कर्म करना शुरू कर दिया है, सिन वर्क्स। इसके पापा ने सभी लोगों को साथ जोड़ने की बात करी है, लेकिन क्रूअल्टी का प्रारंभ यहीं से हो चुका है। देखिए आप जो औरंगजेब के अंदर आपको गुण देखने को मिलेंगे ना, जो बुरी कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी, उसकी शुरुआत यहां पर जहांगीर से शुरू हो चुकी है। जहांगीर ने पहला बुरा काम किया कि अपने फादर के खिलाफ ही विरोध कर दिया, अबुल फजल जैसे सेनापति को मार दिया, राज सिंहासन एक तरीके से जबरदस्ती हड़प लिया। दूसरा बुरा काम इसने, फिर शानो शौकत की भी इसको जरूरत है, पिकॉक थ्रोन ये बनवा रहा है, और तीसरा इसने गंदा काम ये किया जो हम आपको बता रहे हैं कि सिखों के जो धार्मिक गुरु थे अर्जुन देव, उसको इसने मृत्यु दंड दिया और उनकी इसने हत्या करवा दी। Jahangir's victory of Kandhar is considered important from military and commercial point of view। और जहांगीर ने जो कंधार के ऊपर विजय हासिल की, वो इसकी मिलिट्री पावर को भी बढ़ा गई और इसको इकोनॉमिकली भी थोड़ा मजबूत कर गई। इन 1611 एडी जहांगीर मैरिड अ विडो मेहरोनिस्सा, और इस 1611 के अंदर इसने मेहरोनिस्सा नाम की विधवा से शादी की। ये अच्छा काम इसने जरूर किया, एक विधवा औरत को इसने नई जिंदगी दी। इंटरेस्टिंग बात ये इधर कि मेहरोनिस्सा, आपको उधर अलाउद्दीन खिलजी की वाइफ का भी नाम देखने को मिलता है, और मेहरोनिस्सा इधर इसकी वाइफ का नाम भी देखने को मिलता है। एंड गेव हर द टाइटल ऑफ नूर महल। नाम शुरू में इसकी बेगम का था मेहरोनिस्सा, लेकिन उसको रानी बनाने के बाद में इसने नाम दिया नूर महल, नूर जहां। जैसे कि आपको आगे शाहजहां की देखने को मिलेगी ना, मुमताज महल, ऐसे। लेटर शी वाज एंटाइटल्ड एज बादशाह बेगम, यानी कि एक विधवा को देखिए, सबसे पहले विधवा से शादी की, मेहरोनिसा नाम था, फिर उसको नूर जहां नाम दिया, फिर आगे जाके बादशाह बेगम नाम दिया, यानी खुद की सोचे जा रहा है। ब्रिटिश एम्बेसडर कैप्टन हैकिंस एंड सर थॉमस रॉय विजिटेड हिज कोर्ट, और इसने अपने दरबार में इन विदेशियों को भी बुलाया। और जहांगीर डाइड इन 1627 एडी, और लास्टली 1627 एडी में मर गया। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि बुक वाले ने नहीं बताई, जहांगीर को पेंटिंग का बहुत शौक था। तो इस तरीके से जहांगीर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको शाहजहां, औरंगजेब, मुस्लिम एम्पायर का डिक्लाइन और हिंदू किंग्स पढ़ाएंगे। आपका काम यह है कि जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और शांति से मर्जी से पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।